हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है आपका सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये चिलर के अंदर कनेक्ट रहता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स रहते हैं, पोजीशन क्या है इसकी, और काफ़ी कुछ है इसके बारे में। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर से रिलेटेड। तो पहले फेज़ में एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, और सेकंड फेज़ में आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाऊंगा कि कंडेंसर वाटर कूल्ड चिलर के साथ कैसे कनेक्ट रहता है, और सबसे मेन बात कि इसकी डीस्केलिंग प्रोसेस जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो पहला फेज़ एनिमेशन का है और दूसरा प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 1000 का जो एम है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो के साथ। पहले मैं समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन कि किस तरीके से हम कंडेंसर को डिफाइन कर पाएंगे। अगर बात करें शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की डेफिनेशन के बारे में, तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज़ अ क्लास ऑफ हीट एक्सचेंजर डिज़ाइंस। अब हीट एक्सचेंजर कई टाइप्स के होते हैं। डबल ट्यूब आपका हीट एक्सचेंजर होता है, प्लेट हीट एक्सचेंजर हो गया, फिर सरफेस हीट एक्सचेंजर, और बॉयलर भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है। तो उसी कैटेगरी में आता है सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर। और ये मोस्ट कॉमन हीट एक्सचेंजर है जो कि बहुत जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, आपका केमिकल प्रोसेस होती है जहाँ पर, वहाँ पर बहुत जगहों पे एक कॉमन हीट एक्सचेंजर है जहाँ पर हम हाई प्रेशर एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, तो इसके दो मेनली पार्ट रहते हैं। एक होता है शेल, जो कि एक लार्ज प्रेशर वेसल रहता है, और दूसरी साइड रहते हैं बंडल ऑफ ट्यूब्स, जहाँ पर आपको कई सारी ट्यूब्स देखने को मिल सकती हैं। दोनों साइड्स में, शेल साइड और जो ट्यूब साइड होती हैं, दोनों साइड में फ्लूइड रन करता है। अब वो फ्लूइड ऑयल हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, या और कुछ दूसरा फ्लूइड हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड में जो फ्लूइड्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है आगे चल के और समझेंगे इसके बारे में। तो आप ये समझ लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है कंडेंसर की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि जो सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर होता है उसकी पोजीशन क्या रहती है एक वाटर कूल्ड चिलर्स के अंदर। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर होता है वो वाटर कूल्ड चिलर्स में देखने को मिलता है। एयर कूल्ड चिलर्स में सेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर नहीं होता है। वहाँ पर आपका जो कंडेंसर यूज़ किया जाता है वो होता है आपका कॉइल टाइप का। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इनमें डिफरेंस क्या रहता है दोनों में, तो ये मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम समझते हैं कंडेंसर की जो पोजीशन है वो क्या रहती है। तो कुछ इस तरीके का आपका वाटर कूल्ड चिलर रहता है। पार्ट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, इवेपोरेटर और कंडेंसर एक साथ हो सकते हैं, बट कुछ सिमिलर ही होता है। इसी तरीके के पार्ट्स होते हैं और पोजीशन भी लगभग सेम ही रहती है। तो फिलहाल हम खाली अभी कंडेंसर के बारे में समझ रहे हैं। तो सबसे ऊपर रहता है आपका चिलर का जो कंप्रेसर, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। सबसे ऊपर आपका कंप्रेसर है, उसके नीचे है इवेपोरेटर जो ब्लैक कलर के इंसुलेशन से कोटेड है। अब ये क्यों है आगे चल के बाद में बताता हूँ आपको। उसके नीचे है आपका ग्रीन कलर के सिलेंड्रिकल बॉडी, आप देख पा रहे हैं, वो है आपका कंडेंसर, शेल एंड ट्यूब टाइप का कंडेंसर। आगे की तरफ पैनल लगा है, कंट्रोलिंग पैनल, उसके बगल में VFD लगी है कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का आपका चिलर रहता है। तो आप नीचे कंडेंसर देख पा रहे होंगे, उससे एक ग्रीन कलर की लाइन जा रही है ऊपर कंप्रेसर में। आप ग्रीन साइड देख सकते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर में दो साइड देख पा रहे होंगे आप, एक ब्लैक कलर की साइड है और एक है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की जो साइड है वो आपकी कंडेंसर से कनेक्ट है, और जो ब्लैक कलर की साइड है वो आपकी इवेपोरेटर से कनेक्ट है। तो जैसे कि आपको पता है, जो चिलर्स होते हैं वो कूलिंग जनरेट करते हैं। तो इनमें दो साइकिल रन करती हैं, एक होता है आपका रेफ्रिजरेंट साइकिल और दूसरी है आपकी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आगे चल के बताऊंगा। तो पहले देख लेते हैं रेफ्रिजरेंट साइकिल। तो जो कंप्रेसर आप देख पा रहे हैं, उसकी जो ग्रीन साइड है वहाँ से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और वो ग्रीन साइड जो है ना, आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर से कनेक्ट है, तो उस साइड से रेफ्रिजरेंट होता हुआ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर का यूज़ इसलिए किया जाता है, जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दे किसमें, इसमें एक दूसरा फ्लूइड रन करता है ट्यूब साइड में, वो होता है वाटर। तो जैसे मैंने बताया, कंडेंसर की दो साइड है, एक सेल और एक ट्यूब। तो जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट आता है वो जाता है कंडेंसर की शेल साइड में, और कंडेंसर की जो दूसरी साइड मैंने बताई थी ट्यूब साइड, वहाँ पर करता है रन आपका वाटर।
आगे चल के और डिटेल में समझेंगे इसको। तो जो वाटर है वो रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाता है, कूलिंग टावर में चले जाता है। ये तो उसकी वाटर साइकिल है। और रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर चले जाता है आपके इवेपोरेटर में। जैसे कि मैंने बताया था, कंडेंसर का एक साइड कनेक्ट रहता है इवेपोरेटर के साथ। तो इतना इसका रेफ्रिजरेंट साइकिल का पार्ट रहता है यहाँ पर। इसके बाद वाटर साइकिल को भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए कंडेंसर की जो दोनों साइकिल है वो किस तरीके से होती है। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसकी वाटर साइकिल। तो कंडेंसर के अंदर की जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब समझते हैं वाटर साइकिल। कंडेंसर के अंदर जो वाटर साइकिल होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो मेन 3 पार्ट हैं, कूलिंग टावर, कंडेंसर वाटर पंप और तीसरा है कंडेंसर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंडेंसर के अंदर शेल साइड और ट्यूब साइड थी। शेल साइड में जो रेफ्रिजरेंट रहता है उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। किस वजह से? क्योंकि कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देता है, एक तरीके से पुश देता है, और वो पुश के वजह से क्या हो जाता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो पहुंचता है कंडेंसर के शेल साइड में। ट्यूब साइड में रन करता है वाटर। अब समझते हैं कंडेंसर वाटर साइकिल को। यहाँ पर जो पंप है वो पानी के प्रेशर को प्रॉपर रखने की कोशिश करता है, जिससे कि जो साइकिल है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। तो कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट ट्रांसफ़र करता है आपके कहाँ पर, वाटर के अंदर, और वाटर की जो ठंडक है वो पहुँचती है आपके रेफ्रिजरेंट के अंदर। इस तरीके से दोनों फ्लूइड, रेफ्रिजरेंट और वाटर, एक दूसरे को अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे रेफ्रिजरेंट ठंडा और पानी गर्म हो जाता है। वो गर्म पानी कंडेंसर से निकलता हुआ पहुँचता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर वापस से उस गर्म पानी को ठंडा करता है और फिर से भेजता है कंडेंसर के अंदर। तो ये है इसकी वाटर साइकिल। आई होप आपको दोनों साइकिल समझ में आ चुकी होगी। तो ये था इसकी साइकिल के बारे में, रेफ्रिजरेंट साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में, जिससे कि कंडेंसर के बारे में आपको समझ में आ पाए। तो इस तरीके का इसका वर्क रहता है। अब मैंने आपको वाटर कूल चिलर के अंदर कंडेंसर की पोजीशन, उसका वर्क बता दिया है। आप जल्दी से देख लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, इसके पार्ट्स के बारे में, और जिससे हम और इसके बारे में जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं इसके पार्ट्स और इसके डिज़ाइन। तो घबराना नहीं है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में हर एक पार्ट को बताऊंगा। तो जहाँ पर मैं समझाऊँ आपका ध्यान उधर ही पे रहना चाहिए, नहीं तो आप सब मिक्स कर देंगे। तो इसमें आप 2 पार्ट देख पा रहे होंगे, एक है आपका हेड कवर वाला और एक राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं जिसमें शेल एंड ट्यूब है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हेड कवर से। अभी आपको प्रैक्टिकली तौर पे दिखाऊंगा, बट उससे पहले आपको समझना होगा डिटेल में। वहाँ पर मैं आपको इतना अच्छे से ना समझा पाऊँ शायद, क्योंकि वहाँ हर एक पार्ट दिखाना मुश्किल हो जाता है, खास करके अंदर का पार्ट कंडेंसर के। तो अभी आप यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकली तौर पर तो मैं दिखाऊँगा ही आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हेड कवर से। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट एरिया है इसका, जो कि ब्लू कलर से है, उसको समझते हैं। उसके बाद अंदर के पोर्शन को देखेंगे जहाँ पर ट्यूब्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड कवर से। वहाँ पर आप 2 कनेक्शन देख पा रहे होंगे ना, एक ऊपर की तरफ कनेक्शन है और एक नीचे की तरफ कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन है आपके वाटर इनलेट और आउटलेट के लिए। और हाँ, अब ये मान लीजिए ये वाटर कूल चिलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें फ्लूइड किस तरीके का यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। तो एक में वाटर इन करेगा और एक से एग्जिट करेगा। अब ये जो डोम है या हेड कवर है ये खोखला होता है पूरा, ठीक है, और ये डिवाइडेड रहता है जिससे कि पानी मिक्स ना हो। इसके बीच में एक प्लेट रहती है जो कि ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को डिवाइड कर देती है। अब ये नट बोल्ट के थ्रू पीछे वाले पोर्शन से कनेक्ट रहता है। कौन सा पीछे वाला पोर्शन? जहाँ पर शेल एंड ट्यूब टाइप है, ठीक है। तो जो शेल एंड ट्यूब टाइप वाला पोर्शन है, आप उसको समझिए। उसमें सबसे आगे का पोर्शन जो नट बोल्ट से कनेक्ट होगा, वहाँ पर है आपकी ट्यूब सीट। आप देख पा रहे होंगे ये ट्यूब सीट आगे का पोर्शन रहती है जहाँ पर ट्यूब आके कनेक्ट होती है। अब किसी किसी कंडेंसर में जो ये ट्यूब सीट है वो वेल्डेड रहती है, यानी कि पूरी फिक्स्ड होती है। किसी में क्या होता है, जो ट्यूब सीट है उसके थ्रू हम पूरे ट्यूब्स को बाहर निकाल सकते हैं, और किसी में वेल्ड कर दी जाती है परमानेंट। तो जब ये नेट बोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं, इसके बीच में एक गैस्केट रहती है जिससे कि पानी लीक ना हो जाए, क्योंकि जो पानी है वो कहीं से भी निकल जाता है। तो उसको एकदम टाइट करने के लिए इसके बीच में हम गैस्केट रखते हैं। किसके बीच में? हेड कवर और ट्यूब सीट के बीच में। अब ये ट्यूब सीट के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा जो शेल एंड ट्यूब टाइप वाला जो पोर्शन है उसमें भी 2 कनेक्शन है। वो वाले 2 कनेक्शन किसके लिए हैं? रेफ्रिजरेंट के लिए। वहाँ से इसमें क्या होगा, एक साइड में रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, एक से एग्जिट करेगा। तो इतना तो हो गया इसका बाहर का हिस्सा। अब अंदर की भी बात कर लेते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स देख लेते हैं अंदर के भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंडेंसर में होता है शेल और ट्यूब साइड। शेल साइड में आपको पता है रेफ्रिजरेंट रन करता है, इसके लिए 2 कनेक्शन आपको मैंने बता दिए हैं। तो अंदर आप ट्यूब भी देख पा रहे होंगे, और ट्यूब किस तरीके से है? यू टाइप की है, ठीक है, यू टाइप की, यानी कि घूमते हुए वापस आ रखी है। कहाँ पर? आपकी ट्यूब शीट में। और इसके अंदर एक और पार्ट रहता है, वो है बैफल्स।
बैफल्स कहाँ पर लगे रहते हैं? बैफल्स यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेंट के टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए। ये रहते हैं शेल साइड के लिए, ठीक है, ट्यूब साइड के लिए नहीं रहते हैं। बैफल्स रहते हैं शेल साइड के लिए, जिससे क्या होता है जो रेफ्रिजरेंट है ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में निकलने में, ठीक है। अगर वो कंप्रेसर से होते हुए जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, अगर हम बैफल्स नहीं लगाएंगे तो वो एकदम दूसरे पोर्ट से होता हुआ इवेपोरेटर में पहुंच जाएगा। अब हम थोड़ी सी रुकावट पैदा करते हैं या टर्बुलेंस पैदा करते हैं, जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा टाइम तक सेल के अंदर रहता है और ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहता है ट्यूब्स के साथ और हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाता है। इसलिए हम बैफल का यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बैफल्स हैं और बैफल्स को सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट रॉड लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर का पोर्शन रहता है। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसमें जो कॉमन पार्ट्स रहते हैं तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन भी कॉमन ही है। ये इससे थोड़ा बहुत अलग आपको देखने को मिल सकता है, बट कॉमन डिज़ाइन आपको वाटर कूल चिलर्स में ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके सारे पार्ट्स। अगर कोई सा कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं हो सकेगा आपको कमेंट करके वहाँ पर आपको समझा दूँ। तो कुछ तरीके के इसके पार्ट्स हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर मेनली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। एक होता है आपका सेल साइड और एक होता है आपका ट्यूब साइड, क्योंकि दोनों में फ्लूइड रन करता है। तो उनके साइज़ के कम ज़्यादा होने से या जो ट्यूब की काउंटिंग है या क्वांटिटी है उसके कम ज़्यादा होने से हीट ट्रांसफ़र की जो एफिशिएंसी है वो उस पर फ़र्क पड़ता है। कॉमन सी बात है, क्योंकि अगर आपका सेल जो है उसका एरिया बड़ा रहेगा, ट्यूब्स आपकी ज़्यादा रहेंगी तो आपकी हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगी। वहीं अगर सेल साइड छोटा है, ट्यूब्स की क्वांटिटी कम है तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कम होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ट्यूब्स की जो अरेंजमेंट है कुछ इन पैटर्न्स में करी जाती है, जैसे कि ट्रायंगुलर पैटर्न, रोटेटेड ट्रायंगुलर पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न और उसके बाद रोटेटेड स्क्वायर पैटर्न। अगर आपको ये देखना हो तो कहीं अगर आपका कंडेंसर खुलता है तो उसका जो फ्रंट साइड का हेड कवर अगर खुलेगा तो ट्यूब सीट पे आपको ट्यूब्स की जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसको इस तरीके से अरेंज करने का क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा है, आगे चल के अगले स्लाइड में बताऊँगा। तो जो ट्यूब्स रहती हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ इन 4 पैटर्न में रखी जाती है। तो ट्यूब्स की जो गोलाई है या जो डायमीटर है उसको भी एक रेंज दिया गया है कि इतनी गोलाई होनी चाहिए, उसका इतना डायमीटर होना चाहिए। तो 0.5 इंच से 2 इंच तक का गोलाई हो सकती है या डायमीटर हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन साइज़ यूज़ किया जाता है वो होता है आपका 0.75 से लेकर 1 इंच तक का जो मोस्ट कॉमन साइज़ यूज़ किया जाता है। पैटर्न आपको मैंने बता दिए हैं। तो क्या होता है ना, जो ट्यूब से ट्यूब की दूरी है उसका भी एक फॉर्मूला रहता है कि कितनी दूरी पे ट्यूब्स रहनी चाहिए जिससे कोई आगे चल के फॉल्ट क्रिएट ना हो, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी मैकेनिकल चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब पिच। अब इसको कैसे निकाला जाता है, तो ट्यूब पिच क्या होती है, द ट्यूब पिच इज़ द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ट्यूब्स, यानी कि दो ट्यूब्स के बीच की जो सेंटर टू सेंटर दूरी है उसको हम ट्यूब पिच कहते हैं। और अब इसको स्पेस किस तरीके से निकालते हैं कि हमको कितनी दूरी पे एक ट्यूब को लगाना है, तो उसका फॉर्मूला किस तरीके का है, द ट्यूब पिच अपॉन ट्यूब डायमीटर रेशियो। और ये कितना रहता है नॉर्मली 1.25 से लेकर 1.33 तक। तो ट्यूब्स के पैटर्न अरेंजमेंट के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो उससे रिलेटेड अब जो डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इन पैटर्न्स का यूज़ हमें किन जगहों पे करना चाहिए, किस तरीके से कौन से कंडीशन के लिए सूटेबल हैं और कौन सा पैटर्न कहाँ पर यूज़ करना है हमें। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर आपको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस्ट हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, जहाँ पर आप ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न यूज़ करते हैं किसी सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में, वहाँ पर आपको ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो ट्रायंगुलर पैटर्न रहता है उसमें ट्यूब्स की संख्या जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आपका जो फ्लूइड है वो ज़्यादा मात्रा में ट्यूब्स के अंदर से रन करेगा और वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर पाएगा। दूसरा एडवांटेज है लार्जेस्ट हीट ट्रांसफ़र एरिया पर वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्यूब्स ज़्यादा होंगी तो एरिया ज़्यादा मिलेगा फ्लूइड को, किसके साथ, दूसरे फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आने के लिए, और वो अपना क्या करेगा, हीट ट्रांसफ़र कर पाएगा ज़्यादा मात्रा में। तो एरिया पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा हीट ट्रांसफ़र का। अब डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, तभी तो इतने सारे पैटर्न अलग अलग यूज़ करे जाते हैं। तो डिसएडवांटेज है इसके हायर प्रेशर ड्रॉप, जहाँ पर कहीं भी अगर एरिया बढ़ता है तो वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो फ्लूइड है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में रन कर रहा है या ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर रहा है तो वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।
दूसरा डिसएडवांटेज है इसका, नो मैकेनिकल क्लीनिंग बिटवीन द ट्यूब्स। अच्छा, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक पहले क्लियर कर दूं, जिससे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। जो एक्सचेंजर होता है, जो हीट एक्सचेंजर होता है, ये आपका कंडेंसर होता है, उसमें 2 टाइप्स के ट्यूब्स को अरेंज करा जा सकता है। किस तरीके से? एक होता है फिक्स्ड टाइप एक्सचेंजर और एक दूसरा होता है फ्लोटिंग टाइप एक्सचेंजर। अब फिक्स्ड में क्या होता है, जो ट्यूब शीट होती है और जो ट्यूब बंडल होता है वो कंडेंसर में फिक्स्ड रहता है, उसको वेल्ड कर दिया जाता है परमानेंट, उसको आप निकाल नहीं सकते ट्यूब्स को बाहर। उसको अगर आपको ट्यूब्स को क्लीन करना है तो आप डीस्केलिंग के थ्रू क्लीन करेंगे। बट जो फ्लोटिंग टाइप होता है उसमें क्या होता है, आप एक साइड की ट्यूब शीट और ट्यूब बंडल को आप बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आप उसको बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हैं फ्लोटिंग टाइप में। फिक्स टाइप में आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते ट्यूब बंडल को, जिससे क्या होता है, आप उसकी बाहर की सरफेस को क्लीन नहीं कर सकते, यानी कि जो शेल साइड होता है ना, आप वहाँ पर कुछ भी क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि वो परमानेंट बंद रहेगा। जबकि फ्लोटिंग टाइप में जो शेल साइड होता है वो भी आप क्लीन कर सकते हैं, और जो अगर ट्यूब बाहर निकली गई हैं तो आप उसके बाहर की सरफेस भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक डिसएडवांटेज दिखाया है ट्रायंगुलर पैटर्न में कि नो मैकेनिकल क्लीनिंग बिटवीन द ट्यूब्स, क्योंकि इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो फिक्स्ड एक्सचेंजर होता है, यानी कि इसको परमानेंट फिक्स्ड कर दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है, उस जगह पे ऐसे पैटर्न का यूज़ किया जाता है। दूसरा पैटर्न है स्क्वायर पैटर्न। अब इसमें एडवांटेज क्या क्या है, लो प्रेशर ड्रॉप। अच्छा, अब ये ट्रायंगुलर के उल्टा है, तो क्या है, प्रेशर ड्रॉप कम होता है इसमें, मैकेनिकल क्लीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायर पैटर्न आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप ट्यूब्स को बाहर निकाल सकते हैं फ्लोटिंग टाइप एक्सचेंजर में। तो जिस वजह से क्या है, आप स्क्वायर पैटर्न में मैकेनिकल क्लीनिंग बिटवीन द ट्यूब्स, यानी कि आप मैकेनिकल क्लीनिंग कर सकते हैं ट्यूब्स के बीच में भी, क्योंकि आपके ट्यूब्स बाहर निकल के आ सकते हैं उस कंडेंसर या उस डोम में से। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, लो हीट ट्रांसफ़र एरिया। अब इसमें क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, बहुत कम मात्रा में होगी, क्योंकि इसका पैटर्न में क्या है, ट्रायंगुलर के मुकाबले कम रॉड्स आती हैं या ट्यूब्स आती हैं, जिसके वजह से आप क्या, उसकी हीट ट्रांसफ़र की एरिया जो है वो कम हो जाती है। तो स्क्वायर पैटर्न और जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। जो ट्रायंगुलर पैटर्न में एडवांटेज हैं वो स्क्वायर पैटर्न में डिसएडवांटेज हैं, और जो स्क्वायर पैटर्न में एडवांटेजेस हैं वो ट्रायंगुलर पैटर्न में डिसएडवांटेज में हैं। तो चलिए अब तीसरे पैटर्न को देख लेते हैं, रोटेटेड स्क्वायर टाइप का है। तो इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, मैकेनिकल क्लीनिंग बिटवीन द ट्यूब्स, सिमिलर है आपका स्क्वायर पैटर्न की तरह, जिसमें आप मैकेनिकल क्लीनिंग कर सकते हैं, कहाँ पर, ट्यूब्स के बीच में भी। ठीक है, बिटवीन कह रहा है तो इसका मतलब बीच में भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको भी ट्यूब बंडल को बाहर निकाल सकते हैं इस पैटर्न में। अब जो स्क्वायर में पॉइंट दे रखे हैं, इसका मतलब है कि ये ना एडवांटेज में है और ना डिसएडवांटेज में, बीच का है। ठीक है, तो मीडियम प्रेशर ड्रॉप, इसमें ना ज़्यादा है ना कम है, मीडियम प्रेशर ड्रॉप है। मीडियम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ना ज़्यादा ना कम, मीडियम हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी है इसकी भी। जो डिसएडवांटेज है इसका ये है, लो हीट ट्रांसफ़र एरिया पर वॉल्यूम। अच्छा, अब जो इसका पैटर्न है इसके वजह से क्या होता है, इसका एरिया कम हो जाता है, जिससे कि हीट ट्रांसफ़र कम हो पाती है। तो ये थे 3 तरीके के पैटर्न जिनका यूज़ ट्यूब्स के अरेंजमेंट में किया जाता है कंडेंसर के अंदर। तो तीनों पैटर्न्स इंपॉर्टेंट थे, जिससे कि आपको पता लग पाए कि किस तरीके से जो अरेंजमेंट है या ट्यूब्स पैटर्न है वो किस तरीके से कंडेंसर को प्रभावित करती है, कैसे इफेक्ट डालती है। तो जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, जिसका बहुत अधिक मात्रा में यूज़ भी होता है, बट और जो पैटर्न है उनका भी यूज़ होता है। अगर स्क्वायर टाइप की आपको कंडीशन चाहिए या रोटेटेड स्क्वायर पैटर्न टाइप की कंडीशन चाहिए, तो आप इस तरीके के पैटर्न्स को यूज़ करके आप कंडेंसर में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरीके के पैटर्न से फ़ायदा हो पाए। बेफल्स जिनका यूज़ किया जाता है सेल साइड में, तो कंडेंसर की 2 मेन साइड होती हैं, सेल साइड और ट्यूब साइड। ट्यूब साइड में हम पैटर्न के थ्रू अरेंज करते हैं ट्यूब बंडल्स को, जिससे हम हीट की ट्रांसफ़र एफिशिएंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बेफल्स यूज़ किए जाते हैं सेल साइड पे। तो जैसे कि आपको पता है, कंडेंसर के अंदर 2 लिक्विड फ्लो करते हैं या 2 फ्लूइड फ्लो करते हैं, एक होता है आपका सेल साइड पे, एक होता है ट्यूब साइड पे। ट्यूब साइड पे तो आपने पैटर्न के थ्रू ट्यूब्स को अरेंज कर दिया, उससे आपने हीट की ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी कम ज़्यादा कर ली। अब सेल साइड में जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, मान लीजिए हम वाटर कूल्ड चिलर्स की बात कर रहे हैं, तो जो सेल साइड में रेफ्रिजरेंट है, अगर वो एक साइड से इंटर कर रहा है सेल के अंदर और दूसरी साइड से वो डायरेक्ट बाहर निकल जा रहा है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है सेल के अंदर। जितना देर तक आपका रेफ्रिजरेंट आपके ट्यूब्स के कांटेक्ट में रहेगा, उतने ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए हम बेफल्स का यूज़ करते हैं, आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके के बेफल्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। रेजिस्टेंस क्रिएट करने से क्या होता है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है
उसके रास्ते में रुकावट पैदा होती है और टर्बुलेंस क्रिएट होता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे दूसरे पोर्ट से बाहर होता है, वो एकदम बाहर नहीं निकलता। और इसी वजह से रेफ्रिजरेंट को ज़्यादा टाइम मिलता है किसके साथ, ट्यूब्स के जो दूसरा फ्लूइड है उसके साथ कांटेक्ट में आने के लिए, और ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो 3 टाइप के इसमें भी पैटर्न्स हैं या 3 टाइप के बेफल्स हैं। पहला है सिंगल सेगमेंटल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है सिंगल सेगमेंटल जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का है, यानी कि इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है कंडेंसर के सेल साइड में। और दूसरा है डबल सेगमेंटल, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, दिस इज़ यूज टू ऑब्टेन अ लोअर सेल साइड वेलोसिटी एंड प्रेशर ड्रॉप। उसके बाद तीसरा है डिस्क एंड डोनट टाइप का। तो 3 तरीके के पैटर्न्स यूज़ करके हम किसी भी फ्लूइड के उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक शेल के अंदर रहता है और ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में आता है ट्यूब साइड के फ्लूइड के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये थे बेफल्स जो कि सेल साइड में यूज़ करे जाते हैं। तो चलिए अब आगे भी और टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चिलर्स के अंदर कई सारे डिज़ाइंस, कई सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जिनके वजह से इनके जो पार्ट्स हैं, उनका अरेंजमेंट है, उनकी पोजीशन है, वो अलग अलग हो जाती है हर डिज़ाइन के अंदर। तो आप ये स्क्रीन पे जो 2 मॉडल्स देख पा रहे हैं, 2 डिज़ाइन देख पा रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले चिलर्स हैं। ये वाटर कूल चिलर्स आपको लगभग हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले चिलर्स हैं। तो इनके अंदर कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो सिमिलर दिखाई देते हैं, खास करके आपके कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों एक ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सेल एंड ट्यूब टाइप के होते हैं। इनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सेम साइज़ होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे। जो आप लेफ्ट हैंड साइड में चिलर देख रहे हैं या राइट हैंड साइड में चिलर देख रहे हैं, आप इवेपोरेटर और चिलर की जो बॉडी है या उनकी जो लेंथ है, विड्थ है, सब सेम दिखाई दे रही होगी आपको। तो जो फ्रेशर होते हैं या कोई ऐसा मॉडल आ जाता है जो आपने आज से पहले नहीं देखा है, तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पहचानने में। बट इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग होती हैं। तो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि कंडेंसर कौन सा है या इवेपोरेटर कौन सा है। तो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है इसमें कि इवेपोरेटर के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। जो आप ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो चिलर देख पा रहे होंगे, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो इंसुलेशन है, इस तरीके का इंसुलेशन लगा होता है। और जो कंडेंसर है, इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगा होता है। तो ये सबसे बड़ा और मोस्ट कॉमन पहचान है, जिससे कि आप कंडेंसर को पहचान सकते हैं, इवेपोरेटर को पहचान सकते हैं किसी भी मॉडल, किसी भी डिज़ाइन, किसी भी चिलर के अंदर।